थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास, मैंने और आपने बजटिंग का बेसिक सीखा था कि बजट्स आर द फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ द कंपनी, राइट। फिर मैंने और आपने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी सीखे, और इसके बाद मैंने और आपने स्ट्रैटेजीज भी सीखी, और फिर मैंने और आपने टाइप्स ऑफ बजट भी सीखे थे। तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट बजट, दैट इज कैश बजट, और मैं हमेशा कैश बजट से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कैश बजट सिंपली एक ऐसा बजट है जो कंपनी के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के ऊपर बेस्ड है। इनफ्लोज और आउटफ्लोज के ऊपर बेस्ड होने का मतलब है कि इफ एनी कैश कम्स इनटू द बिजनेस, इट इज रिकॉर्डेड एज अ रिसीट। रिसीट का मतलब इनफ्लो। एंड इफ एनी कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, इट इज रिकॉर्डेड एज अ पेमेंट। अगर कोई कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो पेमेंट रिकॉर्ड होता है। पेमेंट का मतलब होता है आउटफ्लो, दैट्स इट। और कैश बजट ये बताता है कि किसी भी महीने के एंड पे या साल के एंड पे या बजट टाइम पीरियड के एंड पे एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कैश का बैलेंस कितना होगा। ये शो करता है कि कैश या बैंक का बैलेंस, जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी कहते हैं, कैश एंड बैंक को एक साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी कहते हैं। तो ये शो करता है कि एक्सपेक्टेड बैंक का बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना होगा। बात सारी इतनी है, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि कैश बजट सिंपली लुक्स लाइक दिस इज अ कैश बजट, जिसके अंदर रिसीट्स का मतलब इनफ्लोज होता है। कैश सेल्स मेरा इनफ्लो है, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स यानी अकाउंट्स रिसीवेबल मेरा इनफ्लो है, रिसीट्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, अगर मैंने कोई शेयर्स इशू किए तो वो भी इनफ्लो है, अगर कोई लोन एक्वायर किया है तो वो भी इनफ्लो है, कोई और अदर इनकम रिसीव की है वो भी इनफ्लो है, कोई एसेट वगैरह बेचा है, जो भी कहीं से भी किसी भी तरह अगर मुझे पैसा आया है तो वो इनफ्लो रिकॉर्ड होता है। और किसी भी वजह से अगर पैसा गया है तो वो मेरे लिए आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है, और आउटफ्लो का मतलब होता है पेमेंट्स। यानी कैश परचेजेस है, पेमेंट्स टू सप्लायर है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है, कोई एक्सपेंस पे किया है, वगैरह वगैरह, आर ऑल पार्ट ऑफ आउटफ्लोज, यानी ये पेमेंट है। और पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज आउटफ्लोज। होता ही है दीज आर माई टोटल रिसीट्स जो मेरे इनफ्लोज हैं, दीज आर माई टोटल पेमेंट्स जो मेरे आउटफ्लोज हैं। मैं अपने इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करता हूं, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो। ये मेरा नेट कैश फ्लो होता है। दिस इज माई नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो का मतलब होता है रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, यानी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। और फिर उसके बाद जब मेरे पास नेट कैश फ्लोज आ जाते हैं बेटा, तो मैं नेट कैश फ्लो में अपना ओपनिंग बैंक का बैलेंस ऐड करता हूं पहले ही महीने में, which opening बैंक का बैलेंस is normally given in the question। ओपनिंग बैंक का बैलेंस नॉर्मली सवाल के अंदर दिया हुआ होता है, समझ आई। ये जो नॉर्मली ओपनिंग बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ऐड होता है नेट कैश फ्लो में, तो मेरे पास इस महीने का क्लोजिंग बैंक का बैलेंस आ जाता है। और फिर इस महीने का क्लोजिंग बैंक का बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग होता है, और फिर दोबारा क्लोजिंग बैलेंस निकल आता है, एंड देन इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होता है, और फिर आखिर में क्लोजिंग बैलेंस निकल आता है। सो एवरी मंथ्स क्लोजिंग बैलेंस इज नेक्स्ट मंथ्स ओपनिंग बैलेंस, ओके। और क्लोजिंग बैलेंस निकलता है कैसे? जब आप नेट कैश फ्लो में अपना पहला ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देते हो। नॉर्मली पहला ओपनिंग बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, नॉर्मली, राइट। सो इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज इज नेट कैश फ्लो। पहली बात तो ये है, यानी रिसीट्स माइनस पेमेंट्स इज नेट कैश फ्लो। और कैश बजट बनता ही इनफ्लो माइनस आउटफ्लो के थ्रू है। बस आखिर में ओपनिंग बैंक के बैलेंस ऐड करके क्लोजिंग निकालते रहते हैं, राइट। दिस इज हाउ अ नॉर्मल कैश बजट लुक्स लाइक। प्लीज मेक श्योर कि इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा चीज ना आए, इसके अंदर कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस नहीं आ सकते। कैश बजट के अंदर कोई नॉन कैश एक्सपेंस नहीं आएगा, यानी डेप्रीसिएशन इसके अंदर नहीं आएगी। इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, आपकी जेब से पैसा जा नहीं रहा। डिस्काउंट अलाउड इसके अंदर नहीं आएगा, आपकी जेब से पैसा जा नहीं रहा।
बैड डेट्स इसके अंदर नहीं आएगा, आपकी जेब से पैसा जा नहीं रहा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसमें नहीं आएगा, आपकी जेब से पैसा जा नहीं रहा। तो कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस यहां पे नहीं आएंगे और कोई नॉन कैश इनकम भी नहीं आएगी, कोई नॉन कैश इनकम भी नहीं आएगी। ऑल रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, यानी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस महीने में पैसा आएगा इनफ्लो होगा उस महीने में रिकॉर्ड होगा, जिस महीने पैसा जाएगा आउटफ्लो होगा उस महीने में रिकॉर्ड होगा। कैश बजट सोलली टॉक्स अबाउट पैसे की रिसीविंग एंड पैसे की पेमेंट्स। पैसा जिस महीने जितना आया रिकॉर्ड होगा, जिस महीने जितना गया रिकॉर्ड होगा। इट टॉक्स अबाउट मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, रिसीट एंड पेमेंट। ठीक हो गया? आई विल स्टार्ट माई कैश बजट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। मैं अपना पहला सवाल आपके सामने रखूंगा, विच इज Notlima Limited, May June 2008, and I want all focus on the screen to understand. I want all focus on the screen to understand the concept behind cash budget. ठीक है, देखो, the following budgeted information is provided for Notlima Limited for 6 months ended 30th November 2008. 30th November 2008 के 6 महीनों की बजटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक हो गया? द बिजनेस असेंबल्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये बजटेड इंफॉर्मेशन है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, इन महीनों में ये सेल्स होंगी। ये बजटेड इंफॉर्मेशन है। ये मटेरियल के पैसे पे करूंगा, ये वेजेस के पैसे पे करूंगा और ये अदर ओवरहेड्स के पैसे पे करूंगा। ठीक है, ये कुछ बजटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट इज एस्टिमेटेड दैट द बैंक बैलेंस एट 1st of September will be 1350 overdrawn. ये आ गया मेरा ओपनिंग बैंक का बैलेंस। ये मेरा ओपनिंग बैंक का बैलेंस है। 10% ऑफ ऑल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कैश सेल्स। कैश सेल इज एन इनफ्लो। मैं सारी ट्रांजैक्शंस रीड करके आई या फिर ओ लिखूंगा। आई मींस इनफ्लो है, ओ मींस आउटफ्लो है। ठीक है, कैश सेल्स इज एन इनफ्लो। अगर 10% सेल्स कैश में है तो कॉमन सेंस ये कहता है कि बाकी 90% जो सेल्स होंगी वो क्रेडिट सेल्स होंगी। कस्टमर्स हु सेटल देयर अकाउंट्स विद इन 1 month विल रिसीव अ 5% डिस्काउंट। जो कस्टमर मुझे 1 महीने बाद पैसे दे रहे हैं 1 month, उनको मैं 5% डिस्काउंट अलाउ करूंगा। ये बजटिंग की लैंग्वेज है। कस्टमर्स हु पे विद इन 1 month, विद इन 1 month का मतलब है कि 1 महीने बाद पैसा आएगा। सेटलमेंट आफ्टर 1 month विल बी स्ट्रिक्टली नेट। इसके बाद जो सेटलमेंट होगी वो स्ट्रिक्टली नेट होगी, यानी 2 months बाद अगर कोई बंदा कस्टमर पैसे दे रहा है तो वो नेट देगा, पूरे देगा, उसको मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। It is believed that half of all credit customers will settle their debt within 1 month. आधे credit customer 1 महीने में पैसे देंगे और बाकी आधे credit customers will pay the following month. Following month मतलब उसके भी 1 महीने बाद, यानी 1 महीने के 1 महीने बाद का मतलब है 2 months. सो विद इन 1 month बजटिंग की जबान में होता है 1 महीने बाद पैसा आएगा, राइट? और फॉलोइंग मंथ का मतलब है कि उसके भी बाद पैसा आएगा, यानी 2 महीने बाद यहां पे। ठीक है ना? सो फॉलोइंग एक्चुअली मीन्स द नेक्स्ट मंथ। तो क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स विल सेटल देयर डेट विद इन 1 month। आधे कस्टमर 1 महीने बाद पैसे देंगे जो क्रेडिट कस्टमर है,
और जो रिमेनिंग आधे वो उसके भी फॉलोइंग मंथ में देंगे, यानी एक महीने के भी एक महीने बाद, विच विल बी 2 months. तो फॉलोइंग मंथ, विद इन 1 month, ये बहुत कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो बजटिंग में यूज होती हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है. ऑल मटीरियल्स, अच्छा ये भी, सो दिस वॉज ऑल्सो माई इनफ्लो, क्योंकि वो रिसीट्स की बात कर रहा है कस्टमर की. दिस वॉज ऑल्सो माई इनफ्लो. ऑल मटीरियल्स विल बी पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग ऑर्डर. सुन लिया, सारे मटेरियल के पैसे पे करने इन द मंथ फॉलोइंग ऑर्डर. फॉलोइंग ऑर्डर मतलब जिस महीने में मटेरियल लिया उसके अगले महीने पे करता हूं. फॉलोइंग मंथ का मतलब है नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना. फॉलोइंग मंथ का मतलब है नेक्स्ट मंथ, यानी एक महीने बाद. सो दैट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% कैन बी क्लेम्ड, ताकि मुझे कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% मिल सके, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड. सो दिस इज माई आउटफ्लो. अदर ओवरहेड्स will be paid in the month following supply. सुन लिया, other overheads will be paid in the month following supply. इसका मतलब other overheads भी एक महीने बाद पे करता हूं. following month, following supply, next month, ठीक है, ध्यान रखना है. the workforce, अच्छा ये भी outflow है other overheads वाला. the workforce was granted a 5% pay increase which will come into force from 1st of November. The pay rise has not been included in the budgeted figures. Question कह रहा है 1st of November से कुछ पे राइज दिया जाएगा 5% का, जो 1st of November से इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है. Wages are paid in the month following in which they are incurred. Wages भी एक महीने बाद पे कर रहा है, यानी नेक्स्ट मंथ पे कर रहा है wages भी, ठीक है, एक महीने बाद. ये भी मेरा आउटफ्लो है. द हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन 400,000 6% डिबेंचर्स ऑफ $1 इज ड्यू टू बी पेड इन अक्टूबर. 15 अक्टूबर को मैं आउटफ्लो करूंगा, कुछ इंटरेस्ट दूंगा. 400,000 का लोन है डिबेंचर्स, उस पे 6% इंटरेस्ट मतलब $24,000 है, और उस पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, मतलब 6/12. तो इसका मतलब $12,000 का इंटरेस्ट आउटफ्लो मुझे पे करना है. ये भी आउटफ्लो है. 1 million ordinary shares of $0.1 were issued in July 2007 at a price of 0.25. 1 million शेयर इशू किए थे 0.25 के हिसाब से. The final call of 25% is due on 1st November. ये मेरा इनफ्लो है बेटा, क्योंकि मैंने शेयर इशू किए, पैसा मेरे पास आएगा. 1 million शेयर्स थे, 1 million शेयर्स थे, 0.24 ईच का था. इसका मतलब $240,000 था, एंड इसकी फाइनल कॉल 25% है. इसका मतलब $60,000 मेरे पास नवंबर में आएगा. आउटफ्लो और इनफ्लो, ओके, मैंने शेयर इशू किया है. अ न्यू फोल्डिंग मशीन कॉस्टिंग 20,000 विल बी डिलीवर्ड ऑन 1st September. It will be paid for in 2 equal installments, 1st December and 1st June. It is expected that the machine will be continuously used for the next 4 years. एक नई मशीन मैंने खरीदी है, उसके पैसे मुझे पे करने 1st December और 1st June. ये मेरा आउटफ्लो है. It is estimated that stock at 1st September 8 will have a value of this and will rise by 1,000 at 30th November. इन्वेंट्री का कैश बजट से कोई लेना देना नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली इनकम स्टेटमेंट मांगी होगी, इसलिए उसने इन्वेंट्री दी है. So this is all about the question जो मैंने आपके सामने रखा है. An examiner मुझसे कह रहा है prepare a cash budget for each of the 3 months September, October और November. September, October और November 3 महीने का कैश बजट बनाना है, 20 मार्क्स. याद रखना, कैश बजट is all about receipts minus payments. This will be the first cash budget जो मैं आपके सामने बना रहा हूं. September,
October and November, and the first thing is receipts. मैं सबसे पहले अपने इनफ्लोज पे काम करूंगा और यही सबसे मुश्किल चीज होती है. इनफ्लो के अंदर रिसीट्स और आउटफ्लो के अंदर पेमेंट्स, उस सप्लायर बेसिकली, ये सबसे मुश्किल पार्ट है. इसलिए मैं चाहता हूं पूरा फोकस रहे. वन लास्ट टाइम, 10% ऑफ द सेल्स आर कैश सेल्स. इसका मतलब 90% क्रेडिट है. 90% क्रेडिट में से आधे लोग एक महीने में पैसे देते हैं और बाकी आधे लोग उसके एक महीने बाद पैसे देते हैं. ठीक है, राइट? नेक्स्ट, याद रखना कि जो लोग एक महीने में पैसे देते हैं ना, मैं उनको 5% डिस्काउंट देता हूं. मैं उनको 5% डिस्काउंट देता हूं जो लोग एक महीने में पैसे देते हैं. समझ आ गई? और स्टार्ट करना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का बजट. ये चीज है ना, अपने जहन में बिठा लो, कभी गलती नहीं होगी. बजट बनाना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का ना, तो मैं हमेशा सितंबर से ही, जिस महीने से बजट स्टार्ट करना है ना, मैं अपनी वर्किंग उसी महीने से स्टार्ट करता हूं. यानी मैं अपनी सितंबर की सेल्स से स्टार्ट करूंगा. सितंबर की सेल कितनी दी हुई है? 52,000, राइट? $52,000. इसमें से 10% कैश है, 90% क्रेडिट है. यस प्लीज. 5,200 कैश, 46,800 क्रेडिट. अब यह कह रहा है कि क्रेडिट कस्टमर आधे 50% एक महीने में पैसे देते हैं और 50% उसके फॉलोइंग मंथ, मतलब 2 महीने में पैसे देते हैं. ठीक है? 50% इस महीने देते हैं, बाकी 50% दूसरे महीने देते हैं. ठीक है? एक महीने बाद और फिर 2 महीने के बाद. ठीक है, सीधी बात है. नेक्स्ट, करो 50-50%. 23,400 एंड 23,400. अब जो लोग एक महीने में पैसे दे रहे हैं उनको मैं 5% डिस्काउंट अलाउ करता हूं. ये रहा 5% डिस्काउंट. इसका मतलब 95% वैल्यू है. जो मुझे पैसे मिलेंगे वो 95% है. जी बेटा, दैट्स इट. कैश सेल का मतलब है ये पैसा सितंबर में आएगा, ये पैसा अक्टूबर में आएगा और ये पैसा नवंबर में आएगा. हो गया सितंबर का काम. अब सितंबर के बाद आगे चलूंगा. अक्टूबर की सेल्स. अक्टूबर की सेल दी हुई है 56,000. $56,000. 10% cash, 90% credit. 5,600 cash, 50,400 credit. जिन लोगों को क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स बेच रहा हूं, आधे लोग एक महीने में देंगे, आधे लोग 2 महीने में पैसे देंगे. 25,200, 25,200. जो लोग एक महीने में पैसे देंगे मैं उनको 5% डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी मुझे 95% मनी मिलेगा. 23,940. यानी अक्टूबर की कैश सेल का मतलब पैसा अक्टूबर में आया, एक महीने बाद नवंबर में आया और 2 महीने बाद दिसंबर में आया. और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं दिसंबर का बजट बना ही नहीं रहा हूं, तो दिसंबर की कोई भी रिसीट या पेमेंट मेरे काम की नहीं है. मैंने आपके सामने काट दी है. सितंबर, अक्टूबर एंड नाउ इट्स नवंबर. नवंबर की सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 60,000. नवंबर की सेल्स 60,000 दी हुई है. 10% cash, 90% credit. 6,000 cash, 54,000 credit.
अच्छा, अब ये जो 54,000 है, इसमें से आधा पैसा 1 महीने बाद आएगा और आधा पैसा 2 महीने बाद आएगा, यानी 27,000 and 27,000. But there is a problem you guys need to understand, and that is, ये पैसा कैश सेल से नवंबर में तो आ जाएगा, लेकिन ये पैसा दिसंबर और ये पैसा जनवरी है. लेकिन दिसंबर और जनवरी का तो मुझे काम ही नहीं करना, तो मैं क्यों करूं? मुझे कैश बजट बनाना है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का ना. तो जो पैसा सितंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया, मैं तो वही रिकॉर्ड करूंगा. अब जब आप लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की वर्किंग कर लो, फिर उससे 1 महीना पीछे जाना. अब सितंबर से 1 महीना पीछे जाओ, कौन सा महीना होगा? अगस्त. लेट्स टॉक अबाउट अगस्त की सेल्स. अगस्त की सेल इज $48,000. 10% कैश, 90% क्रेडिट. 4,800 कैश, 43,200 क्रेडिट. ये जो क्रेडिट पे बेचा है, आधे लोग 1 महीने बाद पैसे देंगे और आधे लोग 50% 2 महीने बाद. 21,600 एंड 21,600. लेकिन जो लोग 1 महीने बाद पैसे देंगे, मैं उनको 5% डिस्काउंट अलाउ करूंगा, यानी मुझे 95% पैसे मिलेंगे. 20,520. लिसन टू दिस. ये पैसा कैश सेल का अगस्त में आएगा, मेरे किसी काम का नहीं है. ये पैसा 1 महीने बाद सितंबर में आएगा और ये पैसा अक्टूबर में आएगा, मेरे काम का है, क्योंकि मैं सितंबर और अक्टूबर और नवंबर का बजट बना रहा हूं. अब अगस्त से 1 महीना पहले आओ. अगस्त से 1 महीना पहले क्या होता है? जुलाई. कैन आई हैव जुलाई की सेल्स प्लीज? सो जुलाई की सेल्स इज 47,000. ओके, 47,000. 10% कैश, 90% क्रेडिट. 4,700 कैश, 42,300 क्रेडिट. 42,300 में से 50% पैसा 1 महीने बाद और बाकी 50% पैसा 2 महीने बाद. 21,150 एंड 21,150. बट द प्रॉब्लम इज, ये बात समझो कि ठीक है 1 महीने बाद वाले पे मैं डिस्काउंट लगाऊंगा, लेकिन समझो ये जुलाई में आने वाला पैसा मेरे किसी काम का नहीं है. अगस्त में आने वाला पैसा मेरे किसी काम का नहीं है. ये सितंबर में जो पैसा आ रहा है वो मेरे काम का है. दैट इज इट. इसके बाद मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता. राइट? दिस इज ऑल द वर्किंग दैट आई नीड टू डू. ये वो सारी वर्किंग है जो मुझे करनी जरूरी है. पहली बात तो ये. अब जब तुम लोग इस कैश बजट में इसकी रिकॉर्डिंग करोगे, यानी ये जो तुमने पैसा तुम्हें मिला है, ये जो इनफ्लो है, ये जो तुम रिकॉर्डिंग करोगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की जो आप रिकॉर्डिंग करोगे, ये कैसे करोगे? नंबर 1, आप इसमें सबसे पहले लिखोगे कैश सेल्स, फिर आप इसमें लिखोगे रिसीट्स. रिसीट्स का मतलब है वो पैसा जो 1 महीने में आया और वो पैसा जो 2 महीने में आया. राइट? अब इसको रिकॉर्ड करना ना बड़ा मुश्किल होता है. मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं उसको रिकॉर्ड करने का, कि आप कैश सेल्स और रिसीट्स 1 मंथ और 2 मंथ वाली कैसे रिकॉर्ड करोगे. यूज द क्रॉस रूल. देखो, स्टार्ट विथ सितंबर. ये सितंबर है ना, ये पैसा सितंबर में आया, ये 1 महीने बाद अक्टूबर में, ये 2 महीने बाद नवंबर में आया ना. यूज द क्रॉसिंग रूल. क्रॉसिंग रूल यूज करो. क्या मतलब? मैंने कहा देखो, ये 5,200, 5,200, 22,230 एंड 23,400. ये 3 वैल्यूज है ना आपके पास सितंबर की. इसको क्रॉसिंग में रिकॉर्ड करो. ऐसे लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करके क्रॉस रिकॉर्ड करो. हाँ बेटा, 5,200, 22,230,
23,400। क्रॉस में रिकॉर्ड करो, लेफ्ट कॉर्नर। फिर दोबारा देखो, फिर क्रॉस में रिकॉर्ड करना, बट अक्टूबर से। ये देखो, अक्टूबर क्रॉस में रिकॉर्ड करना है। 5,600 एंड 23,940। 5,600 एंड 23,940। फिर नवंबर, बट नवंबर की तो सिर्फ एक ही वैल्यू है मेरे पास, और यहां भी एक ही जगह है 6,000। देखो नवंबर, फिर अगेन दो वैल्यूज हैं, 20520 सितंबर में जो आई और अक्टूबर में आई है 21,600, राइट। ये देखो 20560 एंड 21,600। फिर मैंने क्रॉस में रिकॉर्ड की 1 मंथ ऑफ सितंबर। ये देखो ना, 1 मंथ ऑफ सितंबर एंड 2 मंथ्स ऑफ अक्टूबर। 1 month of September and 2 months of October। 20520 सही है। अब एक वैल्यू और बची है, ये रही। सितंबर में जो पैसा 2 मंथ्स बाद आया है ना, जुलाई का पैसा था ना, 2 मंथ्स बाद सितंबर में आया है 21150। 21150 यानी मैंने सबसे पहले सितंबर स्टार्ट किया, क्रॉस रिकॉर्डिंग की। देखो 1 2 3 वैल्यूज, देन अक्टूबर में 2 क्रॉस वैल्यूज थी। ये देखो 2 ही वैल्यूज है मेरे पास अक्टूबर में, 1 और 2, ये तो किसी काम की नहीं है। नवंबर में 1 वैल्यू है, तो ये 1 वैल्यू इधर आ गई। फिर दोबारा अगस्त में आया तो 2 क्रॉस वैल्यूज, 20520 एंड 21,600, और आखिर में 1 वैल्यू बची है 2 मंथ्स ऑफ सितंबर। तो ये देखो 2 मंथ्स ऑफ सितंबर ऑटोमेटिकली आ गया। This is the most important part, recording cash sales and receipts। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब जाके चेक कर लेते हैं और कौन कौन से इनफ्लोज हैं। तो ये मेरे कैश सेल्स और रिसीट्स की रिकॉर्डिंग तो हो गई है। अब एक इनफ्लो और था, ये मैंने शेयर्स इश्यू किए थे, 1 million शेयर्स ऑफ 0.24 ईच, 240,000, और आखिरी 25% मुझे रिसीव होने का है 1 नवंबर को, 60,000। ये आ गया मेरा शेयर इशू, 60,000 in November। That's it। I will finally have all my total inflows। मेरे इनफ्लोज का टोटल मेरे पास आ जाएगा 46,870, 49,430, 113340, and finally I will go for my payments। अब मुझे अपनी पेमेंट्स और आउटफ्लोज देखने हैं। सबसे पहला आउटफ्लो, ऑल मटीरियल्स विल बी पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग ऑर्डर सो दैट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% कैन बी क्लेम्ड। यानी मटीरियल के पैसे अगले महीने देने हैं। मैं काम कर रहा हूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का। तो आप बताओ ना, मटीरियल के पैसे मैं कैसे पे करूंगा। मैंने कहा बेटा देखो, फॉर मटीरियल ये जो अगस्त के पैसे हैं ना, ये आप सितंबर में पे करोगे, 1 महीने बाद करने हैं। सितंबर के पैसे आप अक्टूबर में पे करोगे, 1 महीने बाद। कह रहे हैं ना, मटीरियल्स विल बी पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग सप्लाई, यानी अगले महीने। और अक्टूबर के पैसे मटीरियल के आप नवंबर में पे करोगे। लेकिन एक मसला है, 2.5% का डिस्काउंट क्लेम करना है, यानी मैं 97.5% पे करूंगा, राइट। सो 16,000 का 97.5% कितने पैसे पे कर रहा हूं मैं? 15,600 विल बी पेड इन सितंबर फॉर मटीरियल्स।
15,600 इन सितंबर फॉर मटेरियल। सितंबर के अक्टूबर में पे करूंगा, राइट, लेकिन 17,000 का 97.5% पे करूंगा। 16,575 16,575 और अक्टूबर के पैसे नवंबर में पे करूंगा, यानी 18,600 का 97.5% जी 18,135। आप ये देखो कि मैंने अगस्त के पैसे सितंबर में 15,600 पे किए, सितंबर के पैसे अक्टूबर में 16,575 और अक्टूबर के पैसे नवंबर में 18,135 डिस्काउंट लगाने के बाद 18,135। वो कह रहा है 1 महीने बाद पे करूंगा मटेरियल के पैसे। नेक्स्ट, अदर ओवरहेड्स विल बी पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग सप्लाई। अदर ओवरहेड्स भी 1 महीने बाद पे करूंगा। इसका मतलब कॉमन सेंस यही कहता है कि अदर ओवरहेड्स जो अगस्त के हैं वो सितंबर में पे करूंगा, जो सितंबर के हैं वो अक्टूबर में पे करूंगा, और जो अक्टूबर के हैं वो मैं नवंबर में पे करूंगा। अदर ओवरहेड्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग सप्लाई। अगले महीने पे करता हूं, तो अगस्त के सितंबर में 26,000 अदर ओवरहेड्स, सितंबर के अक्टूबर में 24,500 और अक्टूबर के अदर ओवरहेड्स नवंबर में पे करूंगा 24,750 24,750। नेक्स्ट, द वर्कफोर्स वाज ग्रांटेड अ 5% पे राइज विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। कह रहे 1 नवंबर से, ये मेरी वेजेस है ना, ये मेरी वेजेस हैं, ठीक है, ये दीज आर माई वेजेस। कह रहे 1 नवंबर से मेरा पे राइज होने वाला है, 5% में वेजेस ज्यादा दूंगा अपने कस्टमर्स को, ठीक है। मैंने कहा ओके, दिस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द बजटेड फिगर। ओके, इंक्लूडेड नहीं था। वेजेस आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग इन विच दे आर अर्नड। वेजेस भी 1 महीने बाद पे करता है, यानी अगस्त की जो वेज है ये रही 10,100, ये कब पे करेगा? सितंबर में। सितंबर की वेज 10,600 कब पे करेगा? अक्टूबर में। अक्टूबर की वेज 10,750 कब पे करेगा? नवंबर में। और नवंबर से 5% इंक्रीमेंट लग रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नवंबर की वेज मैं कब पे करूंगा? दिसंबर में, और दिसंबर का मुझे कैश बजट बनाना ही नहीं है। So 10,100, 10,600 and 10,750. 10,100, 10,600 and 10,750. This is called wages. Wages. Next, the half yearly interest is due to be paid on 15th October. 4 लाख का डिबेंचर था, 6% 24,000 इंटरेस्ट था, और हाफ ईयरली इंटरेस्ट मतलब 6/12। मुझे 12,000 पे करना है 15th अक्टूबर को। 15th अक्टूबर को मुझे 12,000 पे करना है। इसको कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नेक्स्ट, ये तो इनफ्लो है, शेयर्स इशू किए थे। अ न्यू फोल्डिंग मशीन कॉस्टिंग 20,000 विल बी डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर। मशीन मेरे पास डिलीवर हुई है 1 सितंबर को भाई, अभी पैसे पे नहीं किए हैं। इट विल बी पेड फॉर इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 1 दिसंबर एंड 1 जून। एक दिसंबर में पे करनी है, एक जून में पे करनी है इंस्टॉलमेंट। तो क्या दिसंबर और जून का मैं काम कर रहा हूं? तो इसका मतलब ये तो कैश बजट में आएगा ही नहीं। और फिर आखिर में इन्वेंट्री है, जिसका कैश बजट से कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल 1 महीने बाद पे कर रहा है, डिस्काउंट ले रहा है 2.5%। अदर ओवरहेड्स 1 महीने बाद पे कर रहा है, अगस्त के सितंबर में, सितंबर के अक्टूबर में, अक्टूबर के नवंबर में। वेजेस 1 महीने बाद पे कर रहा है, अगस्त की सितंबर में, सितंबर के अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में। मैंने कहा था कैश बजट का मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जिस महीने जितना पैसा गया, जिस महीने जितना पैसा आया, रिकॉर्ड होगा।
Can we have the total of outflows, please? 51,700. 63,675. 53,635. And that, guys, will now be the final moment. Inflow minus outflow, inflow minus outflow, inflow minus outflow is my final net cash flow. यानी इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करूंगा तो मेरा फाइनल नेट कैश फ्लो आ जाएगा -4830, -14245, 59705 negative, positive, sorry, positive, 59705 positive. अब यहां पे मैं सबसे पहले अपना ओपनिंग बैंक का बैलेंस लिखूंगा. ओपनिंग बैंक का बैलेंस मतलब सितंबर का ओपनिंग बैलेंस. ये नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है. सितंबर का ओपनिंग बैलेंस इज 1350 ओवरड्रॉन, यानी ओवरड्राफ्ट. 1350 ओवरड्रॉन का मतलब ओवरड्राफ्ट. ये देखो 1350 ओवरड्रॉन इज ओवरड्राफ्ट. ये आ गया मेरा क्लोजिंग बैंक का बैलेंस -6180. इस महीने का क्लोजिंग, इस महीने का ओपनिंग होगा -6180, -20425. इस महीने का क्लोजिंग, इस महीने का ओपनिंग होगा -20425. फाइनली लुक्स लाइक अ पॉजिटिव आंसर. 39280. दिस इज द क्लोजिंग बैंक का बैलेंस इन नवंबर जो मुझे कैलकुलेट करना होता है. ये क्लोजिंग बैंक का बैलेंस है नवंबर का जो मुझे कैलकुलेट करना है. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कैश बजट गाइज. पेज इन 1 month, विद इन 1 month का मतलब 1 महीने बाद, विद इन 2 months मतलब 2 महीने बाद, फॉलोइंग मंथ मतलब अगला महीना. ये इसकी जबान है बात करने की. और यू हैव टू लुक फॉर कि पैसा किस महीने में आ रहा है और किस महीने में जा रहा है. दैट्स इट. इसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे. बट फॉर नाउ आपको कैश बजट समझ आना चाहिए. इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज इज नेट कैश फ्लो. इसमें ओपनिंग कैश का बैलेंस एडजस्ट होता है. एंड लास्ट, आपने देखा मैंने वर्किंग कैसे की. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का बजट बनाना था. मैंने सितंबर से स्टार्ट किया, फिर अक्टूबर और फिर नवंबर किया, फिर पीछे आया सितंबर से पिछला महीना अगस्त, फिर इससे पिछला महीना जुलाई, और फिर मैंने क्रॉस राइटिंग की है. सितंबर की 3 वैल्यूज, ये क्रॉस राइटिंग. अक्टूबर की 2 वैल्यूज, क्रॉस राइटिंग अक्टूबर से. नवंबर की 1 वैल्यू नवंबर में लिख दी ये इधर, और फिर अगेन अगस्त की 2 वैल्यूज यहां से क्रॉस लेफ्ट कॉर्नर से, फिर आखिर में सितंबर की 1 वैल्यू.